हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है उसका वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। मतलब कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों डिज़ायरेबल है, क्या पावर शेयरिंग का करना ज़रूरी है या नहीं है। क्लियर है? आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने बात करी टू पावर शेयरिंग्स की बात करी। जो हम लोगों ने दो एग्जांपल्स पढ़ी, दो स्टोरीज पढ़ी, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने ये क्लियरली पता कर लिया कि वहाँ पर दोनों अलग अलग तरह के मतलब पास जो थी वो शेयर करी गई थी। फर्स्ट जो था पार, उसमें अच्छी तरह से शेयर करी गई थी, जहाँ पर उससे क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। सोशल ग्रुप्स जो थे, अब उनमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। और ये कौन सी पॉलिटिकल हम लोग बोल सकते हैं, कौन सी ऐसा एग्जाम्पल थी, कौन से ऐसे एरिया की बात करी थी, कौन से कंट्री की बात करी थी, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये ना, सेकेंडली यहाँ पे बताया गया, जब वहाँ पर सोशल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आई। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सा फर्स्ट वाला जो है पार्ट ए में, कौन सा ऐसा नेशन था जिसमें रिडक्शन हुई थी सोशल ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स की। और कौन मतलब गुड गवर्नेंस कौन सी थी, डेमोक्रेसी का गुड सेक्टर जो था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुड सेटअप जो था, एक अच्छा सेटअप जो था वो कौन से नेशन में था। और एक जहाँ पर वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, पावर जो थी वो अच्छे तरीके से मतलब शेयर नहीं करी गई थी, वो कौन सा नेशन था। एग्जाम्पल आप लोगों के पास ऑप्शन दो ही है, एक श्रीलंका है और बेल्जियम है। वो आप लोगों ने दोनों मुझे बताने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, जो गुड्स गवर्नमेंट्स नहीं चला रहा था, वो क्या करता था, एक कम्युनिटी जो थी, मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो क्या करती थी, दूसरों के ऊपर अपनी मर्जी या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपनी विल पावर जो थी वो दूसरों पर इम्पोज कर रहे थे। और दूसरे लोग जो थे, जो मतलब माइनॉरिटीज़ थे, उनके ऊपर वो अपनी विल इम्पोज कर देते थे। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक यही सब चलता रहा, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी जो थी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जो टारनी थी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक ग्रुप था या फिर एक जो मतलब रूलर था, वो क्या कर रहा था, जो एक ग्रुप था स्पेशली, तो उसकी जो मेजॉरिटी थी वो ऑप्रेस कर रही थी माइनॉरिटी को। और कहीं ना कहीं जितनी भी डिमांड्स थी वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की ही फुलफिल करी जा रही थी। क्लियर है? तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देती हूँ किस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हो रही है। माइनॉरिटीज़ में थे तमिल्स, जो कि श्रीलंका में रह रहे थे। और कौन से लोग थे यहाँ पर, दूसरे सिन्हाला जो थे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में थे, जिन्होंने ऑप्रेस करके रखा हुआ था तमिल्स को। सेकेंड यहाँ पे बताया गया, दूसरा डीपर रीज़न ये था कि पावर शेयरिंग गुड थी वहाँ पर डेमोक्रेसीज़ के लिए। पावर शेयरिंग जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसीज़ में, क्योंकि पावर शेयरिंग ही एक ऐसा स्प्रिट है जो डेमोक्रेसी को इन्हांस कर सकता है, उसको और ज़्यादा डीपन कर सकता है, उसको और ज़्यादा गहराइयों तक लेके जा सकता है। डेमोक्रेटिक रूल्स में पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोग प्रॉपरली अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो कि किसी भी पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा। लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अगर वो गुड गवर्नेंस है, अगर वो पर्टिकुलर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है, तो लोग जो हैं, लोगों के पास राइट है कि वो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया होगा उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं और उसके फेवर में भी बोल सकते हैं। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो वही होती है जो सिटीजन्स की, जिसमें पार्टिसिपेशन होती है। सिटीजन्स जो हैं वो अपना पब्लिक ओपिनियन जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए आप बात करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ जो रीज़न है उसके बारे में, जिसको प्रूडेंशियल कहा जाता है। और प्रूडेंशियल का मतलब ये है कि जहाँ पर क्या होता है, मतलब एक प्रूडेंस के ऊपर ही बेस्ड होता है, जहाँ पर एक केयरफुल कैलकुलेशन होती है गेन्स की और लॉसेस की, कि मतलब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना उसको इस टाइम पीरियड में लॉस हुआ है, और इस डिसीजन से क्या क्या हम लोगों को बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले और क्या क्या गुड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है? मतलब हम लोग सिंपली इसको बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मॉरल कंडक्ट ही इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि प्रूडेंशियल रीज़न जो है वो स्ट्रेस देता है, मतलब वो मेन फोकस किस पर रखता है कि पावर जो है वो शेयर होनी चाहिए, ताकि उससे बेटर आउटकम्स मिल सकें, ताकि हम लोगों को उससे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकें।
तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो इससे कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनमें पावर को शेयर किया जाता है। क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा तो भी बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, ये एमर्ज हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है कि जो अनडिवाइड पॉलिटिकल पावर का ये अपोजिट है। मतलब जहाँ पर पावर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होती है, मतलब बांटी नहीं जाती है, उसका अपोजिट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं जनरल सेंस में डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब पावर को इक्वल बेसिस में शेयर किया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत लंबे समय तक पावर जो थी वो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप के पास होती थी। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, देन उसके बाद जैसे जैसे मतलब डिस्प्रेस्ड होती गई पावर, लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को क्या कर, मतलब उनका मेन मोटिव ये था यार, सिंपली आप लोगों को बताऊं कि वो लोग सोचते थे कि अगर एक पर्सन के पास पावर होगी, मतलब एक पर्सन के पास अथॉरिटी होगी, तो डिसीजन जो है वो जल्दी लिया जाएगा और उसको जल्दी से इन्फोर्स कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाला नोशन जो था, ये वाली जो काइंड थी, वो टाइम के साथ साथ चेंज होगी जैसे ही डेमोक्रेसी का एमर्जेंस हुआ। मतलब जैसे डेमोक्रेसी आई उसके बाद ये जो टैरनी, एनार्की वगैरह वगैरह वाले जो सिस्टम्स थे वो डे बाई डे गो बिहाइंड चले गए। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का जिसमें ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होती है, पीपल के हाथ में। मतलब पीपल ही मेन सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। और डेमोक्रेसी में आप लोग को पता है पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, वही पीपल होता है जो कंटेस्ट करता है, वही है जो वोट कास्ट करता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन होती है और वो खुद की गवर्नेंस बनाते हैं। एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जो हर एक डाइवर्स ग्रुप को, मतलब अलग अलग ग्रुप्स को रिस्पेक्ट दे, उनकी एग्जिस्टेंस को एक प्रॉपर हम लोग बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन मिले उनको, हर एक उनकी नीड्स डिमांड्स को टाइमली फुलफ़िल किया जाए और हर एक मतलब की वॉइस जो है वो सुनी जाए, हर एक का पब्लिक ओपिनियन जो है वो सुना जाए, उनकी बात को मतलब इम्पोर्टेंस दी जाए। तो इस तरह की पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है उसको फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो जिससे उन्होंने क्या किया कि पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स में। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में है उसमें पावर शेयरिंग जो है उसका एक अलग ही फॉर्म है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कॉमन मतलब ये अरेंजमेंट कौन कौन से, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द नेशंस किस तरह से इसको क्रॉस किया गया या फिर किस तरह से इसको मतलब शेयर किया गया। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में करी जाती है। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हैं, वो थ्री मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें पावर को इक्वल शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। क्लियर है? तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पावर को एक सेम लेवल की पावर जो है वो दी जाती है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। जैसे लेजिस्लेचर है, उसका मेन मोटिव क्या है कि वो लॉ मेकिंग करेगा और उसके लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉज एप्लीकेबल करे हैं या जो भी उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करा है, इन्फोर्स किए हैं, उनकी प्रॉपर एडजुडिकेशन या फिर उनको इन्वेस्टिगेट कौन करेगी, वो जुडिशरी करेगी। तो किसी भी मतलब ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, हर एक ऑर्गन जो है वो चेक कर सकता है दूसरे की पावर को। ठीक है, चेक्स करता है कि क्या उसने जो डिसीजन लिया है क्या वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कहीं कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता है जो बैलेंस ऑफ पावर को एक्सेसिवली यूज़ करे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट ईयर आप लोगों ने क्लास 9th में डेमोक्रेसी के बारे में जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो तब आप लोगों ने बात करी होगी, मतलब पढ़ा होगा मिनिस्टर्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वो पावर को एक्सरसाइज करते थे, वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में डिसीजंस मेक करने हैं, किस तरह की स्टेट असेंबलीज फॉर्म होंगी। और सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जजेस जो थे और वो अपॉइंट करे जाते थे किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं, है ना।
देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, उनकी फंक्शनिंग को एग्जीक्यूट करा जाता है, या फिर एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी लॉज वगैरह बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूटिव जो है वो चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको जुडिशरी चेक करेगा। मतलब इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कौन सा सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पावर जो है वो डिफरेंट लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के वहाँ पर भी शेयर्ड हैं। ठीक है। एक जनरल गवर्नमेंट जो है वो इंटायर कंट्री में होती है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एक जनरल गवर्नमेंट है उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट का नाम देते हैं। तो एक और गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग प्रोविंशियल और रीजनल या स्टेट गवर्नेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो जनरल गवर्नमेंट होती है, वो पूरी कंट्री को गवर्न करती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इंडिया में हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। और जो स्टेट लेवल्स पे होती हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है। और लेकिन कुछ नेशंस ऐसे भी हैं, मतलब अलग अलग नेशंस जो हैं इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इंडिया में इनको क्या कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन दूसरे नेशंस जो हैं वो स्टेट्स नहीं कहते हैं इनको। ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कोई प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ एक ही जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे हमारी हैं वहाँ पर ये सारे लेवल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में उन्होंने प्रॉपरली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा था, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग्स को अलग से नहीं देंगे कुछ भी। तो इस सिस्टम को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर सिस्टम कहा जाता है। सेम प्रिंसिपल जो था वो एक्सटेंड करा गया था कि अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट को, मतलब लोअर लेवल से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी एक स्तर होना चाहिए जिसको म्यूनसिपैलिटी या पंचायत्स कहा जाता है, जो इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अदर्स का आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है सभी जगह सिमिलर। ठीक है। तो इस सिस्टम को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, थर्ड पार्ट जो है उसमें बताया गया कि पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी क्या करी जाती है, शेयर करी जाती है, डिवाइड करी जाती है, और मतलब डिवीज़न होता है पावर का। और वो सोशल ग्रुप्स रिलीजियस सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जैसे कहाँ पर बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी गई थी, वो एक बेस्ट एग्जांपल है इस अरेंजमेंट की। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं, जहाँ पर कुछ सोशल वीकर सेक्शंस हैं या वुमेन हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनके लिए स्पेशल कोटा होता है लेजिस्लेचर्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको स्पेशल रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड होती हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए हो, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, और नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे 11th के में। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आप लोगों का चैप्टर 3 जो है रिप्रेजेंटेशन वाला, उसमें भी आप लोग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ोगे। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अरेंजमेंट है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि गवर्नमेंट के सेक्टर में, मतलब गवर्नेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी कम्युनिटी की, अपने ग्रुप की नीड्स को वहाँ पर डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर, सॉरी, क्लियर हुआ आप लोगों को। द नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सब क्यों होना चाहिए, ताकि हर एक सेक्शन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, और कोई भी ऐसा ना फील करे कि हाँ हमारे साथ एलिनेशन का बिहेव किया जा रहा है या फिर इग्नोर किया जा रहा है हमें। इस मेथड को मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फेयर शेयर जो पावर का होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करे या मेजॉरिटी से बिलोंग करे, सभी को मिल जाता है। तो हम लोग चैप्टर 3 जो है इसी का, पॉलिटिकल साइंस 10th का, तो उसमें हम लोग अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़ जो है वो 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोगों को और अपनी ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। 4th पॉइंट है कि पावर शेयरिंग का ये जो अरेंजमेंट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे हम लोग को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयर होती है, प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर होती है, और बहुत सारी मूवमेंट जो चलाने वाले ग्रुप्स होते हैं उनमें पावर जो है वो शेयर होती है। और ये लोग क्या करते हैं, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो, मूवमेंट चलाने वाले एक्टिविस्ट हो, नेशनलिटीज़ हो, उनका मेन मोटिव होता है कि वो क्या करें, पावर को अपने हाथ में लेने के लिए वो लोगों से सपोर्ट गेन करते हैं, मतलब लोगों की डिमांड्स को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फुल फ्रीडम दी गई है कि वो
अलग अलग तरह से वो मुकाबला कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं पार के लिए, है ना। तो जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी से मतलब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी से, उसमें ये देखा गया है कि कंपटीशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं, ठीक है। और ये जो कंपटीशन है उसमें यही चीज़ बताई गई कि पार जो है वो कभी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं रह सकती है, लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी पावर का शेयर होना ज़रूरी है, और ताकि वो क्या कर सकें, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो सोशल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और मेन उनका मोटिव ये होता है कि हाँ, हम लोग अगर अपनी कम्युनिटी की बात सामने रखेंगे तो मे बी डिसीजन जो है वो हमारे हित के लिए होगा। कई बार क्या है कि पावर जो है वो डायरेक्टली शेयर कर दी जाती है, जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस में, है ना। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो कौन से, क्या वो अलायंस गवर्नेंस है, तो अगर वो अलायंस के द्वारा बनाई गई है तो उसका हेड कौन है, उस ग्रुप का नाम क्या है, उस कोलेशन ग्रुप का नाम क्या है, वो आप लोग मुझे बताओगे। ऑप्शन आप लोगों को दो देती हूँ, यूपीए है या एनडीए है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, अगर एक अलायंस इलेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होगा, वो क्या करता है, एक मतलब कोलेशन गवर्नमेंट बनाएगा जिसमें पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे शेयर होगी। डेमोक्रेसी में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, फार्मर्स भी और वर्कर्स भी हो सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के। जब उनकी कोई नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं टाइमली, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ अपने मतलब हम लोग बोल सकते हैं कुछ एक्टिविस्ट को हायर करते, कुछ लीडर्स बनाते हैं जो फिर मूवमेंट्स चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी मेकिंग में अपनी पार्टिसिपेशन दें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना एक पार्ट दें, जिससे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपरली हो सके। और ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके बारे में आप लोग थोड़ी डीप स्टडी करोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।